दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग भोपाल रियासत को ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोगों ने भोपाल रियासत शुरू करी थी, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से दोस्त मोहम्मद खान, जो कि अफगानिस्तान के मिर्जई खेल कबीले का था, उसने किस तरीके से भोपाल रियासत की स्थापना करी। हमने देखा दोस्त मोहम्मद खान के बारे में कि किस तरीके से उन्होंने मुगल सेना में वो सम्मिलित हुए। फिर वो जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद जब अव्यवस्था फैल गई तो दोस्त मोहम्मद खान को भाड़े के सिपाही के रूप में काम करना पड़ा। फिर इन्होंने मालवा में भी नौकरी करी। ठीक है, फिर अंत में आते आते जगदीशपुर के जागीरदार नरसिंह राव देवड़ा को हरा करके वहां पर उन्होंने जगदीशपुर पर कब्जा किया और नाम बदल कर क्या रख दिया, इस्लामपुर रख दिया। ठीक है, इसके बाद फिर दोस्त मोहम्मद खान ने रानी कमलापति की सहायता करी। ठीक है, निजाम शाह जो चैन शाह थे, निजाम शाह के भतीजे, उनके विरुद्ध। लेकिन चूंकि फलस्वरूप कमलापति जो थी वो 1 लाख रुपए की शर्त नहीं दे पाई थी, इस कारण से दोस्त मोहम्मद खान को उन्होंने क्या दे दिया था, भोपाल दे दिया था। फिर इन्होंने क्या किया, भोपाल में नींव रखी फतेहगढ़ किले की 1722 में, और यहीं पर दोस्त मोहम्मद खान ने नवाब की उपाधि क्या करी, धारण करी, और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, इस्लाम नगर को। अब इनकी बेगम का नाम था फतेह बीबी, इसी के नाम पर क्या पड़ा, फतेहगढ़ पड़ा। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते दोस्त मोहम्मद खान के बाद जो अगले नवाब बनते हैं वो बनते हैं यार मोहम्मद खान। ठीक है, अब यार मोहम्मद खान की बात करें तो यार मोहम्मद खान चूंकि हैदराबाद के निजाम के साथ जब इनके पिता की हत्या हुई थी, जब इनके पिता की मृत्यु हुई थी, तो इस टाइम पर ये हैदराबाद के निजाम क्या थे, क्योंकि इनके पिता ने उसको यर्गमाल के रूप में के वहां रख दिया था यार मोहम्मद खान को। अब इन्हीं यार मोहम्मद खान के टाइम पर भोपाल का युद्ध हुआ था। ठीक है, दुरासराय की संधि हुई थी। पेशवा बाजीराव प्रथम जो थे वो हैदराबाद के निजाम पर आक्रमण चूंकि करा था, और हैदराबाद के निजाम भाग के कहाँ आ गए थे, भोपाल आ गए थे। तो उस निजाम पर आक्रमण के लिए भोपाल और निजाम और भोपाल दोनों की सेना पर एक साथ आक्रमण किया बाजीराव प्रथम ने। फिर इसके बाद आते हैं फैज मोहम्मद खान। यार मोहम्मद खान ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इनका कुछ बहुत ज्यादा राजनीतिक उससे लेना देना नहीं था। इन्हीं के टाइम पर जो जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा था तो उस टाइम पर इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, जो उस टाइम पर मराठाओं के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ, वो इनसे मिलने आए थे। इन्होंने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इन्होंने खुद मिलने की जगह अपने भाई को भेज दिया था। ठीक है, तो अपने भाई को भेज दिया था इन्होंने, जिसके कारण वो बहुत नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा था मैं जब लौट करके वहां से आऊंगा तब फिर तुम पठानों की हेकड़ी को कम करूंगा। तब फैज मोहम्मद खान साहब ने कहा था इंशाअल्लाह तुम इधर वापस लौट कर नहीं आ सकोगे। ठीक है, इसके बाद फिर बने हयात मोहम्मद खान। ठीक है, हयात मोहम्मद खान के समय में अगर हम बात करें, ठीक है, तो कई सारे काम इनके समय में भी हुए। ठीक है, कर्नल गॉडार्ड इनकी यात्रा जो हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी। पिंडारियों का युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ। पठानों का दमन भी इन्होंने किया। दीवान छोटे खान इनके दीवान हुआ करते थे। ठीक है, इसके बाद फिर आए नवाब गौस मोहम्मद खान। ठीक है, गौस मोहम्मद खान साहब की बात करें तो इन्हीं के टाइम पर जो भोपाल पर 7 बड़े हमले हुए थे। याद करिए आप, सिंधिया और नागपुर में भोसले ने संयुक्त रूप से भोपाल पर आक्रमण किया। फिर जगुआ बापू ने किले की उत्तरी दीवार की ओर से आक्रमण के समय रामलाल ने अचानक आक्रमण करने, तो इस तरीके से 7 युद्ध इनके समय में हुए थे। तो यहाँ तक कल हमने पढ़ा था। ठीक है, अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं अगले, वो है अगले नवाब हैं नजर मोहम्मद खान। ठीक है, नजर मोहम्मद खान की अगर हम बात करें तो इन्होंने he signed the Raisen Treaty with the British in 1818, under which भोपाल became a British protectorate। देखिए, इन्होंने 1818 में अंग्रेजों से रायसेन की संधि की, जिसके तहत अब भोपाल अंग्रेजों का संरक्षक राज्य बन गया। मतलब ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट अब कौन बन गया, भोपाल बन गया। मतलब फ्यूचर में अब कभी भी ब्रिटिशर्स पर अगर कोई मुसीबत आएगी तो भोपाल राज्य उनकी मदद करेगा। इसके बाद बात करें, नजर मोहम्मद मैरिड गौस मोहम्मद खान्स डॉटर गौहर बेगम, हु लेटर केम टू बी नोन एज कुदसिया बेगम। अब देखिए, ये जो नजर मोहम्मद थे, इन्होंने गौस मोहम्मद खान जो इससे पहले नवाब थे, उनकी एक बेटी हुआ करती थी जिनका नाम था गौहर बेगम। ठीक है, जो बाद में कुदसिया बेगम नाम से प्रसिद्ध हुई, और ये भोपाल की पहली बेगम रही हैं, कुदसिया बेगम। अब इसके बाद नजर मोहम्मद खान के बाद से बेगमों का रूल शुरू होगा। तो सबसे पहली जो बेगम बनेंगी भोपाल रियासत की,
वो कौन बनेंगी? कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम थी। ये किसकी बेटी थी? गौस मोहम्मद खान की। तो नजर मोहम्मद खान ने इनसे निकाह किया था। ठीक है, अब इनके समय में भी एट द एंड ऑफ 1817 लॉर्ड हेस्टिंग्स obtained permission to campaign against the Pindaris. In this regard, he immediately start talks with the local chiefs of India. Najar Muhammad Khan promised full cooperation. देखिए, सन 1817 के अंत में आप जानते हैं तीसरा एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, और ये हुआ था पिंडारियों के कारण, क्योंकि पिंडारी जो थे वो मराठाओं के सहायक के रूप में काम किया करते थे और ये बेसिकली लुटेरे हुआ करते थे। ठीक है, तो इनसे निजात पाना चाहते थे अंग्रेज। तो 1817 के अंत में जब लॉर्ड हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें तो पिंडारियों के विरुद्ध अभियान की अनुमति प्राप्त कर ली थी कि अब पिंडारियों के विरुद्ध क्या करना है, हमें अभियान करना है। तभी इन्होंने क्या किया था, जितने भी भारत के स्थानीय प्रमुख थे, मतलब जो लोकल चीफ थे इंडिया के स्थानीय प्रमुख, उनसे इन्होंने बात करना शुरू किया। और इस एवज में जो नजीर मोहम्मद खान थे, इन्होंने पूरा समर्थन देने का निर्णय लिया, वचन दिया कि हम आपको पूरा समर्थन करेंगे पिंडारियों के खिलाफ। ठीक है, तो अंग्रेजों की बात, चूंकि ये ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन चुके थे तो अंग्रेजों की बात इनको माननी थी, तो इन्होंने पूरा कॉपरेशन देने की बात कही। इसके अलावा बात करें, व्हेन द ब्रिटिश वॉर अगेंस्ट द पिंडारीज एंडेड, नजर मोहम्मद खान गारंटेड दैट द ब्रिटिश वुड मीडिएट between Pindari leader Namdar Khan and others, and that the Pindaris would be treated well. देखिए, पिंडारियों के विरुद्ध जब अंग्रेजों का युद्ध खत्म हुआ, तब पिंडारी नेता नामदार खान, पिंडारी नेता थे एक नामदार खान, तथा अन्य एवं अंग्रेजों के मध्यस्थ करने एवं पिंडारियों द्वारा अच्छा व्यवहार किए जाने की गारंटी नजर मोहम्मद खान ने दी। मतलब देखिए, जब पिंडारियों के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया अंग्रेजों का, तो पिंडारी लीडर जो थे नामदार खान और अंग्रेजों के बीच में ये इमीडिएटर बने नजर मोहम्मद खान। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई इनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ठीक है, और ये फ्यूचर में कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, इस बात की गारंटी किसने दी? नजर मोहम्मद खान ने। मतलब ये एक तरीके से मीडिएटर का काम कर रहे थे, किनके बीच में? अंग्रेजों के बीच में और पिंडारी लीडर नामदार खान के बीच में। ठीक है, और इन्हीं के समय पर कौन सी संधि हुई थी? रायसेन की संधि। इन्हीं के समय में मैंने आपको बताया, अ ट्रीटी वाज साइंड ऑन 26 फरवरी 1880 which was ratified on 8 March 1880 with the signature of गवर्नर जनरल इन लखनऊ। ये वही थी रायसेन की ट्रीटी। कौन सी ट्रीटी थी? रायसेन की ट्रीटी। ठीक है, अब इस ट्रीटी की बात करें, दिस ट्रीटी वाज साइंड एट रायसेन एंड वाज साइंड एंड सील्ड बाय कैप्टन इस्तीवाड़, करम मोहम्मद खान बहादुर एंड शहजाद मसी। अब देखिए, ये संधि रायसेन में हस्ताक्षरित हुई, जिस पर कैप्टन इसलवुड, करम मोहम्मद खान बहादुर एवं शहजाद मसीह के हस्ताक्षर थे एवं मुहर थी। ठीक है, जिसमें ये ट्रीटी क्या हुई? साइन हुई। अब इस ट्रीटी का प्रावधान बेसिकली क्या था? इस ट्रीटी का प्रावधान ये था कि इस्लाम नगर का जो किला था, ठीक है, जो पहले सिंधियाओं के हाथ में था, वो उनसे निकाल करके किसको दे दिया गया? नजर मोहम्मद खान को। मतलब इस्लाम नगर का एक किला हुआ करता था जिस पर सिंधियाओं का कब्जा था। ठीक है, तो वो सिंधिया के हाथ से निकाल कर किसको दे दिया गया? नजर मोहम्मद खान को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस ट्रीटी के कुछ प्रावधान थे, जिसमें सबसे पहला प्रावधान था कि कंपनी और नवाब अब इनके दोस्त और दुश्मन दोनों सेम होंगे। मतलब दे हैव कॉमन फ्रेंड्स एंड कॉमन एनिमीज। ये करार तय हुआ कि जो अंग्रेजों का दुश्मन है वो नवाब का भी दुश्मन होगा। ये इसमें रायसेन की संधि में ये तय हुआ। और जो अंग्रेजों का दोस्त है वो नवाब का भी दोस्त होगा। इसके अलावा बात करें, कंपनी जो होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भोपाल रियासत की सीमाओं को शत्रुओं से सुरक्षित करेगी। मतलब कि भोपाल रियासत पर अगर कोई शत्रु आक्रमण करता है उनका, तो उसकी सहायता कौन करेंगे? अंग्रेज करेंगे। तो ये सारे कुछ प्रावधान थे जो रायसेन की संधि में रखे गए थे, और ये रायसेन की संधि किसके टाइम पर आई थी? नजर मोहम्मद खान के। क्लियर? अब इसके बाद अब शुरू होता है बेगमों का शासन। तो नजर मोहम्मद खान, मैंने आपको बताया था, इन्होंने गौस मोहम्मद खान की बेटी गौहर बेगम से शादी करी थी, जिनको बाद में किस नाम से जाना गया? कुदसिया बेगम।
तो जो अब अगली शासिका बनती हैं, या हम कहें बेगमों का रूल शुरू हुआ, वो हुआ 1819 से। 1819 से जब पहली बेगम बनी भोपाल की कुदसिया बेगम, जिनका नाम गौहर बेगम था। ये किसकी बेटी थी? गौस मोहम्मद खान की बेटी। ठीक है, नजर मोहम्मद खान की पत्नी थी ये। तो नजर मोहम्मद खान की डेथ के बाद अगली जो बेगम बनी वो कौन बनी? कुदसिया बेगम। अब कुदसिया बेगम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था, शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ भोपाल। ये भोपाल की प्रथम महिला शासिका बनी। कुदसिया बेगम के बारे में आपको याद रखना है, ये भोपाल की सबसे पहली महिला शासक बनी। अगर हम बात करें तो इनका निक नेम हुआ करता था गौहर बेगम। मैंने आपको बताया था इनका उपनाम था गौहर बेगम। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुदसिया बेगम अबंडेड द पर्दा सिस्टम एंड बिगेन रूलिंग इंडिपेंडेंटली। देखिए, कुदसिया बेगम ने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया था। मतलब इनके यहाँ जो इस्लामों में पर्दा प्रथा हुआ करती थी, कुदसिया बेगम ने उसको त्याग किया और स्वतंत्र रूप से शासन प्रारंभ कर दिया। मतलब बिगेन रूलिंग इंडिपेंडेंटली। इसके बाद बात करें, इन द ईयर 1877 शी वॉज ऑनर्ड विद ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस। देखिए, वर्ष 1877 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस के साथ सम्मानित किया गया। देखिए, ये सब जो अंग्रेजों का साथ दिया करते थे ना, उनको अंग्रेज लोग उनके सम्मान में उनको कुछ ऑनर दिया करते थे। तो ऐसे ही कुदसिया बेगम को क्या दिया गया? ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस। ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुदसिया बेगम ने कुछ लोगों के भलाई के लिए भी काम किए थे, वेलफेयर वर्क, जन कल्याणकारी कार्य किए थे। अब इन्होंने कौन कौन से जन कल्याणी कार्य किए थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज इन भोपाल। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कार्य भोपाल में जल स्रोतों का निर्माण किया था। क्योंकि देखिए, भोपाल की जनसंख्या बढ़ रही थी, पानी की समस्या आ रही थी, तो इसीलिए इन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया वो भोपाल में जल स्रोतों का निर्माण किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, कुदसिया बेगम लेड अ वाटर पाइपलाइन इन द सिटी एंड कंस्ट्रक्टेड अ पंपिंग स्टेशन विद द हेल्प ऑफ जर्मन इंजीनियर डेविड कुक इन भोपाल। देखिए, कुदसिया बेगम ने भोपाल में जर्मन इंजीनियर डेविड कुक की मदद से शहर में पानी की पाइपलाइन बिछाकर पंपिंग स्टेशन का निर्माण कराया। मतलब शहर में वाटर पाइपलाइन बिछाई गई थी और पंपिंग स्टेशन का भी क्या किया गया था? निर्माण किया गया था। तो ये कुदसिया बेगम ने किसकी मदद से किया था? जर्मन के एक इंजीनियर थे डेविड कुक, उनकी मदद से भोपाल में इन्होंने वाटर पाइपलाइन शुरू करवाई थी। तो कल्याणकारी कार्यों में इन्होंने पानी को लेकर के काफी सारा काम किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके कुछ धार्मिक काम भी थे, रिलीजियस वर्क भी थे। तो अब हमें यह देखना है कि इनके धार्मिक कार्य क्या क्या थे कुदसिया बेगम के। तो कुदसिया बेगम डोनेटेड फॉर रिलीजियस वर्क एंड गॉट द जामा मस्जिद द मैन हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऑफ भोपाल कंस्ट्रक्टेड। The construction work of this mosque went on from 1835 to 1857. A French traveler Louis Rousseau gave a detailed description of the beauty of Jama Masjid. देखिए, कुदसिया बेगम ने धार्मिक कार्यों हेतु भोपाल की प्रमुख ऐतिहासिक इमारत जामा मस्जिद, भोपाल की जो प्रमुख ऐतिहासिक इमारत थी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग जामा मस्जिद का निर्माण करवाने के लिए दान दिया था। ठीक है, तो ये दान जो दिया गया था ये किसने दिया था? कुदसिया बेगम ने। ये क्यू है, के नहीं है, क्यू है, क्यू कर लीजिएगा इसको। कहीं कहीं पर के लिखा है, उसको क्यू कर लीजिएगा। तो कुदसिया बेगम ने, ठीक है, धार्मिक कार्य के लिए भोपाल की जो प्रमुख ऐतिहासिक इमारत थी उसके निर्माण करवाने के लिए दान दिया था। ठीक है, अब इस मस्जिद का निर्माण 1835 से लेकर के 1857 तक के बीच चला। एक फ्रेंच यात्री रूइस रोसवेल्ट ने जामा मस्जिद के सौंदर्य का विस्तृत विवरण दिया है। मतलब उसने अपनी किताब में, एक फ्रेंच ट्रैवलर था रूइस रोसेवेल्ट, ठीक है, रोसाल्ट, इन्होंने डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया अबाउट द ब्यूटी ऑफ जामा मस्जिद। मतलब जामा मस्जिद के सौंदर्य का विस्तृत विवरण दिया। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो गुदसिया बेगम ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स इन मक्का एंड मदीना फॉर द हज पिलग्रिमेज इन भोपाल।
देखिए देखिए, जैसे हज की यात्रा में आज भी लोग मक्का मदीना जाते हैं भारत से, ठीक है। तो हज की यात्रा के लिए उस टाइम भी कुदसिया बेगम ने भवनों का निर्माण कराया था, वहां पर इमारतों का निर्माण कराया था, ताकि भोपाल के जो यज्ञ यात्री हैं वो वहां जा करके वहां रुक सके। मतलब मक्का और मदीना में कुदसिया बेगम ने इमारतों का निर्माण कराया था, जिससे भोपाल के जो हज यात्री हैं वो जब वहां जाएं तो उनको रहने वहने की दिक्कत ना हो, वो आराम से वहां पर रह सके, ठीक है। तो कुदसिया बेगम के कई सारे रिलीजियस वर्क भी थे, ठीक है। तो कुदसिया बेगम के आपको धार्मिक कार्य समझ में आए, ठीक है। जन कल्याणकारी कार्य इनके समझ में आए, सबसे पहली बेगम थी ये भोपाल की, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया था कि सभी के आर्किटेक्चर या हम जैसे कहते हैं निर्माण कार्य, देखिए सभी बेगमों ने या सभी नवाबों ने कुछ ना कुछ निर्माण कार्य करवाया है, तो वो हम लास्ट में देखेंगे। तो ऐसे ही कुदसिया बेगम का भी हम लास्ट में देखेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी चीजों के निर्माण कार्य करवाए, ठीक। अब इनके बाद कुदसिया बेगम के बाद जो अगले नवाब बनते हैं, ठीक है, जो अगले एक तरीके से कहा जाए तो बहुत थोड़े ड्यूरेशन के लिए बने थे, वो बने थे जहांगीर मोहम्मद खान, ठीक है। जहांगीर मोहम्मद खान, इनके समय में 1837 से 1844 तक, ये सिर्फ बीच में एक नवाब बने थे, बाकी फिर इसके बाद जितनी भी बनेंगी सब बेगमें बनेंगी, और फिर लास्ट में नवाब होंगे जो नवाब हमीदुल्ला खान, ठीक है। अब इनमें बात करें तो इनका फेमस सिर्फ एक चीज के लिए इनका सबसे ज्यादा है, इन्होंने भोपाल में ब्रिटिश आर्मी के लिए जहांगीराबाद की स्थापना करी थी। आज भी भोपाल में जगह है जहांगीराबाद, ठीक है। तो जहांगीराबाद की स्थापना जो करी थी वो जहांगीर मोहम्मद खान ने करी थी फॉर द ब्रिटिश आर्मी इन भोपाल। मतलब ब्रिटिश जो आर्मी थी उनको भोपाल में, ठीक है, जगह उनके लिए बनवाई थी। कहां बनवाई थी? जहांगीराबाद। इसके बाद अगर हम बात करें, व्हेन द बुंदेलाज रिवोल्टेड इन 1842-43, देखिए बुंदेला भी उस टाइम पे थे जो बुंदेलखंड के थे, ठीक है। तो जब उन्होंने रिवोल्ट किया 1842-43 में, देन नवाब जहांगीर मोहम्मद खान हिमसेल्फ वेंट टू द एरिया नियर देवरी टू कैप्चर एंड एनिमिलेट द रेबल्स। देखिए सन 1842-43 में बुंदेलों का विद्रोह हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है। अब चूंकि अंग्रेजों के ये साथी थे, अंग्रेजों के क्या थे? ये साथी थे, ठीक है। तो इसी तरीके से सन 1842-43 में बुंदेलाओं द्वारा विद्रोह कर दिया जाने पर इन्होंने तत्कालीन नवाब जहांगीर मोहम्मद खान ने तत्कालीन स्वयं विद्रोहियों को पकड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए देवरी के निकटवर्ती क्षेत्र में गए। मतलब देवरी का जो नियरेस्ट एरिया था वहां पर उनको कैप्चर करने के लिए गए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जहांगीर मोहम्मद खान की शादी हुई थी सिकंदर जहान बेगम से, जो कि बेटी थी नजर मोहम्मद और कुदसिया बेगम। देखिए नजर मोहम्मद खान और कुदसिया बेगम की एक बेटी थी जिनका नाम था सिकंदर जहां बेगम, ठीक है। उनसे इन्होंने शादी करी थी जहांगीर मोहम्मद खान ने। किससे शादी करी थी जहांगीर मोहम्मद खान ने? सिकंदर जहां बेगम से, जो कि नजर मोहम्मद और कुदसिया बेगम की क्या थी? बेटी थी, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, सून जहांगीर मोहम्मद खान डाइड एंड नाउ सिकंदर जहां बेगम बिकम द रूलर। अब देखिए जल्दी ही जहांगीर मोहम्मद खान की भी मृत्यु हो गई, तथा अब इसके बाद जो शासक बनेंगी वो बनेंगी सिकंदर जहां बेगम। तो जहांगीर मोहम्मद खान के बारे में आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इन्होंने अंग्रेजी सेना के लिए जहांगीराबाद नामक शहर की स्थापना करी थी, जहांगीराबाद बनवाया था, ठीक है। और यही जहांगीर मोहम्मद खान की शादी हुई थी सिकंदर जहान बेगम से, जो बेटी थी नजर मोहम्मद खान और उदसिया बेगम की। अब इसके बाद जो अगली शासिका बनती हैं वो बनती हैं सिकंदर जहान बेगम। देखिए सिकंदर जहान बेगम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय में, इनका समय जो माना जाता है भोपाल रियासत का गोल्डन पीरियड माना जाता है, याद रखिएगा। भोपाल रियासत का गोल्डन पीरियड मतलब स्वर्ण युग, भोपाल रियासत का स्वर्ण युग माना जाता है सिकंदर जहां बेगम का कार्यकाल, ठीक है। इनके समय में कई सारे निर्माण कार्य हुए, ठीक है, कई सारे इनके समय में चीजें हुई, हम आगे इसको देखेंगे, ठीक है। तो सिकंदर जहां बेगम के बारे में आपको याद रखना है, भोपाल रियासत का स्वर्ण युग किनका था? सिकंदर जहां बेगम का। तो सिकंदर जहां बेगम की अगर हम बात करें तो
गोल्डन एज ऑफ भोपाल स्टेट, मैंने आपको बताया भोपाल रियासत का स्वर्ण युग। इसके अलावा बात करें तो इनका ओरिजिनल नेम था मोती। देखिए इनका असलियत में जो मूल नाम था वो था मोती, ठीक है, सिकंदर जहां बेगम का। इसके अलावा बात करें, सपोर्टेड द ब्रिटिश इन द 1857 revolution. As a result, a court was organized in Bhopal in 1860. In this court, Captain J. D. Cunningham accepted Sikandar Jahan Begum as the real ruler of the state and allowed her to use all the administrative powers of the state. अब देखिए 1857 की क्रांति के समय भोपाल रियासत की जो बेगम थी वो थी सिकंदर जहां बेगम, ये आपको याद रखना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उस टाइम पर भोपाल रियासत की बेगम कौन थी? सिकंदर जहां बेगम। और इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके कारण परिणाम स्वरूप 1860 में भोपाल में एक दरबार आयोजित करवाया गया था, एक कोर्ट लगवाया गया था भोपाल में, ठीक है। एक दरबार आयोजित किया गया और इस दरबार में कैप्टन जे डी कनिंगम, जो कैप्टन आए थे अंग्रेजों की तरफ से, जे डी कनिंगम ने सिकंदर जहां बेगम को रियासत का वास्तविक शासक स्वीकार कर दिया। मतलब जो रियल रूलर हुआ करता था वो सिकंदर जहां बेगम को उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हें रियासत की समस्त शासन शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दी। मतलब इन्होंने अलाउड हर टू यूज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कि उनको रियासत की समस्त शासन शक्तियों का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई। तो एक तो इनको क्या मान लिया गया? रियासत का वास्तविक शासक मान लिया गया, और दूसरा इनको पूरी शासन शक्तियां का उपयोग करने की अनुमति दे दी गई। और ये सब क्यों किया गया? क्योंकि सिकंदर जहां बेगम ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। क्लियर है? इसके आगे बात करें, इन 1861 एडी वाइसरॉय ऑफ इंडिया कैनिंग organized a court in जबलपुर and invited सिकंदर जहां बेगम and honored her in it. देखिए मैंने आपको बताया था अंग्रेजों का जिन्होंने भी साथ दिया, अंग्रेज उनका सम्मान बहुत करते थे। जिन्होंने भी अंग्रेजों का दिल से साथ दिया उनका अंग्रेज सम्मान बहुत करते थे। अब सिकंदर जहां बेगम ने भी 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था, तो इनको वास्तविक शासक तो मान ही लिया। इसके अलावा 1861 में भारत के वाइसराय उस टाइम पर थे कैनिंग, उनके द्वारा जबलपुर में एक दरबार आयोजित किया गया और इसमें सिकंदर जहां बेगम को आमंत्रित करके उनको सम्मानित किया गया। मतलब सिकंदर जहां बेगम हैज बीन हॉनर्ड हर इन इट, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन नवंबर 1861 बेगम वाज गिवन द हाईएस्ट ऑनर स्टार ऑफ इंडिया इन इलाहाबाद। अब देखिए नवंबर 1861 में बेगम को इलाहाबाद में स्टार ऑफ इंडिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया। मतलब कि बेगम को क्या दिया गया? सर्वोच्च सम्मान, स्टार ऑफ इंडिया। किनको दिया गया? सिकंदर जहां बेगम को। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन 1863 शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन रूलर टू गो ऑन हज। मतलब कि 1863 में हज जाने वाली पहली भारतीय शासक बनी। 1863 में जिन्होंने पहली बार हज की यात्रा करी, पहली भारतीय शासक कौन बनी? सिकंदर जहां बेगम, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें, द रीन ऑफ सिकंदर जहां बेगम इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ भोपाल, ये तो मैं बता ही चुका हूं। सिकंदर जहां बेगम के शासन काल को भोपाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है, भोपाल का स्वर्णिम काल कहा जाता है। अब हम इनके कार्य देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए अपने शासन काल में, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो इन्होंने सैन्य सुरक्षा पर काम किया, अपनी मिलिट्री सिक्योरिटी पर। अब इन्होंने क्या क्या काम किया देखते हैं। सिकंदर जहां बेगम established the army of the princely state of Bhopal as a top class military force by inculcating stability, discipline and training in it. देखिए सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल रियासत की सेना में सबसे पहले तो स्थायित्व, स्टेबिलिटी, अनुशासन, डिसिप्लिन और प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का समावेश करके उसे उच्च कोटि की सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित किया, टॉप क्लास मिलिट्री फोर्स के रूप में स्थापित किया। क्या क्या इनकल्केट किया? स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें, शी सिक्योर्ड द बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट बाय बिल्डिंग वॉल्स एंड पिलर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ हर स्टेट।
देखिए इन्होंने क्या किया, अपने राज्य की सीमाओं में दीवार व खंभों, पिलर मतलब खंभा होता है, ठीक है। तो उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं में दीवार व खंभों का निर्माण कराकर राज्य की सीमा को सुरक्षित किया। मतलब इन्होंने क्या लगा दी, बिल्डिंग की वॉल्स और पिलर लगा दिए चारों तरफ स्टेट के। इसके अलावा बात करें, सिकंदर बेगम ऑल्सो फॉर्म्ड अ पुलिस फोर्स एंड अपॉइंटेड इट इन एवरी विलेज ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। अब देखिए सिकंदर बेगम ने एक पुलिस बल का भी गठन किया, पुलिस फोर्स का, ठीक है, और रियासत के प्रत्येक गांव में नियुक्त किया गया। ठीक है, आज भी आप देखें हर उसमें तहसील में या हर उसमें देखा जाए तो पुलिस फोर्स रहती है। तो ऐसे ही सिकंदर बेगम ने भी क्या किया, पुलिस बल का गठन किया और हर गांव में तैनात किया। ठीक है, तो ये तो इनकी थी सैन्य सुरक्षा। इसके बाद अगर हम बात करें तो इनके प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो इसमें इन्होंने क्या क्या काम किए सिकंदर जहां बेगम ने। तो सबसे पहले शी फर्स्ट डिवाइडेड द स्टेट into 3 districts and 21 parganas. In each of these districts appointed a Nazim and under him आमिल एंड थानेदार्स। देखिए इन्होंने सबसे पहले राज्य को 3 जिले और 21 परगनों में विभाजित कर दिया। जो राज्य था पूरा इनका, they divided the state into 3 districts and 21 परगनास। इसके अलावा इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में, मतलब इन ईच डिस्ट्रिक्ट, प्रत्येक जिले में एक नजीम अपॉइंट किया गया और उनके अधीन आने वाले आमिल और थानेदार की नियुक्ति की गई। ठीक है, मतलब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नजीम को अपॉइंट किया गया और इसके अलावा इनके अंडर में कौन कौन काम करेंगे, आमिल और थानेदार। इसके अलावा अगर हम बात करें, इन्वेंटेड अ न्यू वे ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू, सिकंदर बेगम अपॉइंटेड 50 हॉर्समैन एंड 50 इन्फेंट्री ऑफिसर्स टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब देखिए लगान वसूल करने के लिए, देखिए लगान मतलब रेवेन्यू होता है, ठीक है, पहले जो थे वो लगान वसूल किया करते थे। तो इन्होंने एक लगान कर वसूल करने का एक तरीका खोजा। सिकंदर बेगम ने लगान वसूली करने के लिए 50 घुड़सवार अधिकारी, 50 हॉर्समैन और 50 पैदल अधिकारी, 50 इन्फेंट्री ऑफिसर्स, इनकी नियुक्ति की। मतलब टोटल 100 ऑफिसर्स की नियुक्ति करी, जिसमें से 50 ऑफिसर्स जो होंगे वो घुड़सवार होंगे और 50 ऑफिसर्स जो होंगे वो क्या होंगे, पैदल वाले, पैदल अधिकारी। ठीक है, किस चीज को कलेक्ट करने के लिए, लगान वसूल करने के लिए, ये इन्होंने किया। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्टार्टेड मजलिस ए शूरा लेजिस्लेचर इन 1847। इट हैड मेंबर्स फ्रॉम द एलाइट इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द स्टेट belonging to different regions and castes who recommend laws and rules for the state as well as debated and discussed the major issues of the princely state। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मजलिस ए शोरा 1847 में एक विधायिका चालू करी, लेजिस्लेचर चालू करा, मजलिस ए शोरा। ये आपको याद रखना है, किसने चालू किया, सिकंदर जहां बेगम ने। अब इनमें सदस्य कौन कौन होंगे, इसमें राज्य के जो कुलीन, एलाइट, इंटेलेक्चुअल्स मतलब बुद्धिजीवी, ठीक है, तो जो कुलीन बुद्धिजीवी हुआ करते थे, एलाइट इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, जो अगर अलग अलग क्षेत्रों और जातियों से संबंधित हुआ करते थे, वो इनके सदस्य हुआ करते थे। जो राज्य के लिए कानून व नियमों की सिफारिश किया करते थे कि भाई राज्य में किस तरीके का कानून बनाना चाहिए, हमें कौन कौन से लॉज होने चाहिए, कौन कौन से रूल्स होने चाहिए राज्य के लिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें रियासतों के प्रमुख मुद्दों पर, मतलब जो मेजर इश्यूज हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट के, उन पर बहस और विचार विमर्श किया करते थे। मतलब एक तरीके से आज की संसद जो है ना हमारी, या जो हमारी विधानसभा, ठीक है, उसी की तरह पर, उसी के तर्ज पर 1847 में मजलिस ए शोरा नाम के एक विधायिका इन्होंने स्टार्ट कराई। इसका काम ये था, इसमें कौन कौन मेंबर हुआ करते थे, तो बुद्धिजीवी लोग जो हुआ करते थे, अलग अलग क्षेत्रों के और अलग अलग जातियों के। ठीक है, और इनका काम था लॉज और रूल्स को रिकमेंड करना और डिबेट करना और डिस्कस करना द मेजर इश्यूज ऑफ द प्रिंसली स्टेट, प्रमुख मुद्दों पर बहस में विचार विमर्श करना और कानूनों और नियमों की सिफारिश करना, ये इनका काम हुआ करता था। समझ में आया आपको, ठीक। इसके बाद अगला बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, तो कंडक्टेड द फर्स्ट सर्वे ऑफ भोपाल स्टेट। All the administrative activities and rules of the states were recorded and a separate office was established for writing history। देखिए इन्होंने क्या किया, भोपाल राज्य का पहला सर्वेक्षण करवाया। सबसे पहली बात तो इन्होंने एक भोपाल राज्य का पहला सर्वेक्षण करवाया,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्य के समस्त प्रशासनिक गतिविधियों और नियमों को लिपिबद्ध कराया गया। लिपिबद्ध मतलब रिकॉर्डेड कराया गया, मतलब लिख दिया गया कि कौन कौन से जो प्रशासनिक गतिविधियां होंगी या नियम होंगे उनको लिपिबद्ध कराने का मतलब है लिख देना। जैसे हमारा संविधान है, हमारा संविधान क्या है, लिपिबद्ध है, लिखा हुआ है, जो भी नियम होंगे वो लिखे हुए। तो ऐसे ही क्या होती है, जितनी भी इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज थी, प्रशासनिक गतिविधियां और नियमों को लिपिबद्ध कराया गया। और साथ ही इतिहास लेखन के लिए, मतलब कि जो इतिहास लिखेंगे, ठीक है, उनके लिए भी एक प्रत्येक दफ्तर का निर्माण करवाया, सेपरेट ऑफिस, जो कि जिनका काम क्या था, इतिहास लिखना। क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो पहला सर्वेक्षण भी कराया, ठीक है। इसके बाद बात करें तो लिपिबद्ध तरीके से लिखवाया गया सारी चीजों को। इसके बाद अगला बात करें, शी इस्टेब्लिश्ड अ प्राइवेट ट्रेजरी एंड अ मिंट इन भोपाल वेयर कॉइन्स ऑफ भोपाल स्टेट वर मिंटेड। देखिए इन्होंने क्या किया, इनके द्वारा भोपाल में, भोपाल का एक निजी कोष, प्राइवेट ट्रेजरी, इसके अलावा एक टकसाल स्थापित किया, मिंट। देखिए टकसाल वो जगह होती है जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो जो सिक्के जो हैं, ठीक है, उनको जो ढलवाए जाते हैं वो टकसाल में ढलवाए जाते हैं। तो इन्होंने एक तो सबसे पहले तो एक निजी कोष बनवाया, प्राइवेट ट्रेजरी, और इसके अलावा इन्होंने एक टकसाल स्थापित किया, मिंट, जहां पर भोपाल राज्य के सिक्के ढलवाए जाते थे, ठीक है। तो वेयर कॉइन्स आर मिंटेड। इसके अलावा अगर हम बात करें, सिकंदर बेगम स्टार्टेड पोस्टल सिस्टम इन भोपाल, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द स्टेट ऑफ भोपाल गॉट कनेक्टेड टू ऑल द इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड द स्टेट एस्टैब्लिश्ड क्लोज रिलेशंस विद द ब्रिटिश एंड अदर स्टेट्स। देखिए सिकंदर बेगम ने भोपाल में डाक व्यवस्था आरंभ की। परिणामवत रियासत भोपाल भारत के समस्त महत्वपूर्ण स्थानों से जुड़ गया और रियासत का अंग्रेजों व अन्य राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित हुआ, ठीक है। तो मतलब राज्य जो थे, भोपाल राज्य के लिए इन्होंने पोस्टल सिस्टम चालू करवाया, डाक व्यवस्था, ठीक है, जिसके तहत भोपाल जो था वो कई जगहों से, महत्वपूर्ण सिटीज से या महत्वपूर्ण उससे कनेक्ट हो चुका था, इंपॉर्टेंट प्लेसेस से, ठीक है। और इनके रिलेशन भी बन चुके थे अंग्रेजों और अन्य राज्यों से, ठीक है। तो ये सारा काम इन्होंने प्रशासनिक उसमें करवाया था, प्रशासन में। इसने सिकंदर जहां बेगम ने, एक एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला था जुडिशियल सिस्टम, मतलब न्यायिक व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। तो अगर हम बात करें, शी इस्टेब्लिश्ड अ स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम इन विच देयर वाज अ मॉडर्न टाइप ऑफ कोर्ट, देयर वर जजेस एंड लॉयर्स एंड द बेसिस ऑफ जस्टिस वाज अकॉर्डिंग टू मुस्लिम एंड हिंदू रूल्स। देखिए अब इन्होंने एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था स्थापित करी, जिसके आधुनिक प्रकार की, जिसमें आधुनिक प्रकार की अदालत, मतलब मॉडर्न टाइप ऑफ कोर्ट होती थी, जिसमें न्यायाधीश होते थे, मतलब जज होता करते थे, वकील हुआ करते थे, और न्याय का जो आधार हुआ करता था, बेसिस हुआ करता था जो जस्टिस का, वो हुआ करता था मुस्लिम और हिंदू नियमों के मुताबिक। पहले कोई संविधान तो था नहीं, तो जो मुस्लिम लॉ या हिंदू लॉ हुआ करते थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग जस्टिस दिया जाता था। इसके अलावा बात करें, लाला किशन राम, रेसिडेंट ऑफ सिरोंज, was appointed the minister of the justice department and the revenue department and he was given the title of राजा। देखिए इनके लाला किशन राम सिरोंज के रहने वाले थे ये, इनको न्याय विभाग और राजस्व विभाग का मंत्री नियुक्त किया था सिकंदर जहां बेगम ने, ठीक है। देखिए ये इनके सेकुलरिज्म का थोड़ा सा एक एग्जाम्पल भी है, ठीक है, कि ये मतलब हिंदुओं को भी अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया करते थे। तो लाला किशन राम जो थे, उनको नियुक्त किया गया था न्याय विभाग और राजस्व विभाग का मंत्री, अपॉइंटेड एज द मिनिस्टर ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और इन्होंने राजा की उपाधि दी थी, किसने, सिकंदर जहां बेगम ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिकंदर ने जहां बेगम ने राजा की उपाधि किसको दी थी, तो वो दी थी लाला किशन राम को। क्लियर है? इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर कोर्ट ऑफ अपील भी स्टैब्लिश की गई, मतलब कि जैसे जो न्यायिक प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो वो अपील कर सकता है, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ अपील भी स्थापित किया गया। तो ये इन्होंने कार्य किए जुडिशियल सिस्टम के लिए। अब इन्होंने कुछ शिक्षा संबंधी कार्य भी किए थे सिकंदर जहां बेगम। मैंने आपको बताया था ये गोल्डन पीरियड था, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड या शिक्षा संबंधी कार्य भी इन्होंने किए।
इसके अलावा अगर हम बात करें, शी मेनली फोकस्ड ऑन एजुकेशन फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स। देखिए इनका मुख्यतः महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा की ओर ध्यान दिया है। सबसे ज्यादा ध्यान जो दिया महिलाओं और लड़कियों के लिए। शी इनवाइटेड टीचर्स फ्रॉम यमन, अरेबिया एंड गेव देम हाउसेस एंड estates here and they were given the task of educating the state। देखिए इन्होंने क्या किया, यमन और अरब से शिक्षकों को बुलाया, आमंत्रित किया, उन्हें यहाँ घर भी दिए, ठीक है, और जागीरें भी दी गई, एस्टेट्स भी दिए गए, मतलब घर और जागीर भी दी गई। इसके अलावा उन्होंने जिम्मेदारी दी गई कि आपको रियासत में शिक्षा देने का कार्य करना है। दे वर गिवन द टास्क फॉर एजुकेटिंग द स्टेट। इसके अलावा अगर हम बात करें, विक्टोरिया स्कूल वॉज स्टार्टेड फॉर गर्ल्स एजुकेशन। सिकंदर जहां बेगम स्टैब्लिश्ड उर्दू एंड हिंदी मदरसा इन ऑल द परगनाज ऑफ द स्टेट। देखिए इन्होंने क्या किया, एक तो बालिका शिक्षाओं के लिए विक्टोरिया विद्यालय प्रारंभ किया, विक्टोरिया स्कूल वॉज स्टार्टेड फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिकंदर जहां बेगम में रियासत के समस्त परगनों में उर्दू एवं हिंदी के मदरसे, ठीक है, उर्दू तथा हिंदी के मदरसे स्थापित किए सिकंदर जहां बेगम। इसके अलावा बात करें तो 1860 में, इन 1860, सिकंदर जहां बेगम इस्टेब्लिश्ड सुलेमानिया हाई स्कूल। तो इन्होंने 1860 में सिकंदर जहां बेगम ने सुलेमानिया हाई स्कूल की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी? सुलेमानिया हाई स्कूल की। किसने करी थी? सिकंदर जहां बेगम ने। अब जैसा मैंने आपको बताया, इन्हीं के समय पर 1857 का विद्रोह हुआ था, और 1857 के विद्रोह में इन्होंने किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो उससे पहले हम इससे स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ देख लेते हैं। इन्होंने कुछ स्वास्थ्य संबंधी कार्य भी किए थे। इन 1854 सिकंदर बेगम एस्टैब्लिश्ड अ मेडिकल डिपार्टमेंट। देखिए 1854 में सिकंदर बेगम ने एक चिकित्सा विभाग स्थापित किया था। कौन सा डिपार्टमेंट? मेडिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा बात करें, अ क्वालिफाइड यूनानी मेडिकल ऑफिसर वाज अपॉइंटेड। योग्य यूनानी चिकित्सक अधिकारी नियुक्त किए गए थे, मतलब जो योग्य है, ठीक है, यूनानी चिकित्सा अधिकारी, वो इसमें क्या किए गए? नियुक्त किए गए। इसके अलावा बात करें तो हकीम्स वर कॉल्ड फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया टू भोपाल। जो हकीम हुआ करते थे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, ठीक है, उनको भी बुलाया गया भोपाल, ठीक है। तो इन्होंने एजुकेशन पर भी काम किया, इन्होंने हेल्थ पर भी काम किया, इन्होंने जुडिशियल सिस्टम पर भी काम किया। आप देख सकते हैं इन्होंने कितने कार्य किए। इसके अलावा इन्होंने निर्माण कार्य भी किए। निर्माण कार्य हम, मैंने बताया था, निर्माण कार्य अपन उसमें देखेंगे, इसमें लास्ट में, ठीक। तो इसीलिए इनको गोल्डन पीरियड माना जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र में काम किया, एजुकेशन में, हेल्थ में, सब जगह इन्होंने काम किया, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें तो इन्हीं के समय पर 1857 की क्रांति हुई। अब देखिए भोपाल में 1857 की क्रांति को लीड किसने किया था? एट द सेम टाइम इन 1857, फाजिल मोहम्मद खान एंड आदिल मोहम्मद खान revolted in Rahatgarh, while two military officers वली मोहम्मद एंड महावीर revolted in सीहोर। देखिए इनके यहाँ राहतगढ़ और सीहोर दो क्षेत्रों में 1857 का विद्रोह हुआ था। इसमें राहतगढ़ से विद्रोह कौन कर रहे थे? फाजिल मोहम्मद खान और आदिल मोहम्मद खान। और दो मिलिट्री ऑफिसर्स हुआ करते थे, वली मोहम्मद और महावीर, सॉरी, इन्होंने सीहोर से विद्रोह किया। इसके अलावा बात करें, असिस्टेंट ऑफ द ब्रिटिश हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द रिवोल्ट इन राहतगढ़ एंड सीहोर। अब देखिए राहत, चूंकि बेगम जो थी वो अंग्रेजों के साथ, तो अंग्रेजों की सहायता, ठीक है, इन्होंने करी, और इनकी मदद से इन्होंने राहतगढ़ और सीहोर, सॉरी, राहतगढ़ और सीहोर दोनों के विद्रोह को क्या कर दिया? दबा दिया, ठीक है। तो ये इनका 1857 का रिवोल्ट था। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई? क्लियर है? ठीक। अब इसके बाद जो अगली बेगम बनती हैं, देखिए सिकंदर जहां बेगम कंप्लीट हो गया, काफी सारे कार्य इन्होंने किए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद जो अगली बेगम बनती हैं, वो इनकी बेटी बनती हैं, जिनका नाम था शाहजहां बेगम। क्या नाम था इनका? शाहजहां बेगम। ये किसकी बेटी थी? जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर बेगम, सिकंदर जहां बेगम, ये बेटी थी शाहजहां, ठीक है। तो इनके बारे में सबसे पहली बात ये याद रखनी है, ठीक है, कि सिकंदर जहां बेगम के बाद जो अगली बेगम बनी वो बनी शाहजहां बेगम, और ये बेटी थी किसकी? जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर जहां बेगम, ठीक है।
तो शाहजहां बेगम की अगर हम बात करें तो शाहजहां बेगम वॉज द डॉटर ऑफ जहांगीर मोहम्मद खान एंड सिकंदर बेगम। इसके अलावा बात करें आफ्टर द डेथ ऑफ सिकंदर बेगम शाहजहां बेगम टुक ओवर द प्रिंसिपैलिटी ऑफ भोपाल। तो सिकंदर बेगम की मौत के बाद भोपाल की रियासत शाहजहां बेगम ने संभाली। अब हमें इनके कार्य देखने हैं, इन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो गवर्नेंस अगर हम बात करें तो इनकी गवर्नेंस कैसी थी, कुशल शासक थी वो। कुशल शासन इनका कैसा था। शाहजहां बेगम had made the state council more comprehensive and wide and also expanded its scope of work। देखिए शाहजहां बेगम ने जो राज्य परिषद था उसको अब और ज्यादा विस्तृत और व्यापक कर दिया था, कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड कर दिया था। साथ ही इसके कार्य क्षेत्र को भी विस्तृत कर दिया गया था। ठीक है, मतलब जो इनका स्कोप ऑफ वर्क था उसको भी क्या कर दिया गया था, एक्सपांड कर दिया गया था। इनके समय में अगर हम बात करें ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां बेगम द आर्मी, कोर्ट, पुलिस, फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स वर सेपरेटेड। अब देखिए इनके समय में जो इन्होंने मेन काम किया वो ये किया कि शाहजहां बेगम के राज्यकाल में फौज, अदालत, पुलिस, वित्त और राजस्व विभाग अलग अलग कर दिए गए थे। मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स को क्या कर दिया गया था, अलग अलग कर दिया गया था। क्लियर है। आज की डेट में भी अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि हमारा आर्मी जो है इसका सैन्य का विभाग अलग है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। कोर्ट की बात करें तो उसके लिए जुडिशियल मिनिस्ट्री है। पुलिस की बात करें तो होम मिनिस्ट्री है। और फाइनेंस और रेवेन्यू की बात करें तो इकोनॉमिक। आज भी देखिए अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं। तो शाहजहां बेगम ने अपने टाइम पर इनको सेपरेट किया था। इसके अलावा बात करें 1876 में सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर मेड एंड पब्लिश्ड। अब देखिए इनके समय में 1876 में, ठीक है, जो फौजदारी कानून था और दीवानी कानून, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज, इनको क्या किया गया, कानून बनाकर प्रकाशित किया गया। जैसे आज हमारा है आईपीसी सीआरपीसी था, ठीक है, अब तो बीआरसी हो गया है। ठीक है। इसके अलावा बात करें द सेकंड सेंसस ऑफ द स्टेट वाज कंडक्टेड। मैंने आपको बताया था इनकी माताजी सिकंदर जहां बेगम के समय में पहला सेंसस हुआ था। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा सेंसस हुआ, ठीक है, वो किनके शासनकाल में हुआ, शाहजहां बेगम के, दूसरी जनगणना। इसके अलावा बात करें शी वॉज अवेयर ऑफ एवरी न्यूज ऑफ भोपाल स्टेट। शी यूज टू प्रेजेंट ऑल दी जागीरदार्स, महाजन्स, पटवारीज एंड बलहारीज बिफोर हर एंड गेट टू नो द कंप्लीट कंडीशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम देम। देखिए भोपाल रियासत की प्रत्येक खबर की जानकारी रखती थी शाहजहां बेगम। इन्होंने अपने जितने भी जागीरदार थे, महाजन थे, पटवारी थे और बालाहारिया थे जो थे, इन सब को अपने समक्ष प्रस्तुत होने को कहा जाता था। और इनको पूरे राज्य की संपूर्ण स्थिति का ज्ञान उनसे होता। मतलब इनको विस्तृत रूप से जानकारी देने का काम ये सब किया करते थे। किनको, शाहजहां बेगम। ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें the state divided into three parts by Sikandar Begum was again divided and the state was divided into four parts in which तहसील्स were divided। देखिए आपको याद होगा सिकंदर जहां बेगम ने राज्य को तीन उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया था, तीन पार्ट्स में, तीन डिस्ट्रिक्ट्स बनाई थी। ठीक है। और 21 परगना थे। इन्होंने क्या किया, तीन की जगह पर क्या कर दिया, चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है। और इनको क्या बना दी गई, अब तहसील बना दी गई। अब क्या बना दी गई, तहसील बना दी गई। इसके अलावा बात करें, सॉरी, police stations were established and the Hujur Tehsil was kept under the direct control of the revenue minister। Also all the tehsils of the states were given a new shape by changing their boundaries। देखिए इन्होंने थाने स्थापित किए तथा हर हुजूर तहसील को राजस्व मंत्रालय, मतलब जो राजस्व मंत्री हुआ करता था, रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया, डायरेक्ट कंट्रोल में। मतलब हुजूर तहसील को कौन डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, रेवेन्यू मिनिस्टर्स। साथ ही इन्होंने राज्य की समस्त तहसीलों की सीमाओं में बदलाव किए। मतलब ऑल दी तहसील्स ऑफ द स्टेट्स वर गिवन न्यू शेप बाय चेंजिंग देयर बाउंड्रीज। भैया नया स्वरूप प्रदान करने के लिए आज भी अगर आप राज्य में जो है विभाजन करते हैं तो एक नया स्वरूप बनता है। जैसे हम बात करें सन 2000 के पहले, अगर आप मध्य प्रदेश का मैप देखें तो वो अलग था क्योंकि उसमें छत्तीसगढ़ जुड़ा था। आज आप मध्य प्रदेश का ऐप देखें तो वो अलग है, तो स्वरूप बदल गया ना। ठीक है। तो ऐसे ही उन्होंने भी क्या कर दिया, कई सारी तहसीलों की बाउंड्रीज को बदल करके उसके क्या कर दिया, स्वरूप को बदल दिया। किसने, शाहजहां बेगम। इसके अलावा बात करें अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड सिंह करोही
was established. Under this system, all the villages within a radius of 3 kilometers from Bhopal were included. In this system, grains were to be provided to these villages whenever required. देखिए इन्होंने एक नया ही जो है विभाग बनाया, सी करोही विभाग बनाया। इस व्यवस्था के अंतर्गत भोपाल से 3 किलोमीटर के दायरे में, मतलब जो भोपाल का 3 किलोमीटर का रेडियस है, उस दायरे में आने वाले समस्त गांव इसमें शामिल होंगे और इस व्यवस्था में इन गांवों को आवश्यकता पड़ने पर, मतलब वेन एवर दे आर रिक्वायर्ड, अनाज की उपलब्धता कराई जाएगी। ग्रेन्स वेयर टू बी प्रोवाइडेड। मतलब इन्होंने 3 किलोमीटर, मतलब इन्होंने एक सी करोही नाम का एक डिपार्टमेंट बनाया जिसके तहत 3 किलोमीटर के रेडियस में भोपाल के जितने भी आसपास के गांव होंगे उनको वहां पर जरूरत पड़ने पर अनाज मुहैया कराने का काम किया जाएगा। इसके अलावा बात करें, स्टेट अ मैप ऑफ भोपाल was made and separate maps of each घराना and तहसील were also made। अब देखिए इनके समय पर भोपाल रियासत का मानचित्र बनाया गया। भोपाल रियासत का क्या बनाया गया? मानचित्र बनाया गया और प्रत्येक घरानों और तहसीलों का भी पृथक पृथक मानचित्र निर्माण किया गया, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, मैप्स बनाए गए। क्लियर है? इसके अलावा बात करें, द बेगम अपॉइंटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द भोपाल स्टेट फॉरेस्ट। देखिए बेगम ने भोपाल रियासत के वनों की सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में अधिकारियों की नियुक्ति की थी। बड़ी संख्या में क्या की थी? अधिकारियों की नियुक्ति की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आपको। इसके बाद हम देखते हैं इनके जस्टिस एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन, न्याय एवं कानून प्रशासन। न्याय और कानून प्रशासन किस तरीके का था इनका, ये देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1876 में सिविल और क्रिमिनल लॉज वर मेड एंड पब्लिश्ड। 1876 में दीवानी और फौजदारी कानून बरकरार कर प्रकाशित किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सदर उस सदर was established and its senior officer was सबक उल मुहाम। थानेदार, नाजिम्स and तहसीलदार्स were given orders to strengthen the justice system in their respective areas। देखिए सदर उस सदूर की स्थापना इन्होंने करी थी, सदर उस सुदूर की। उसका बड़ा अधिकारी सुबक उल मुहम, सुबक उल मुहम उसका सीनियर ऑफिसर होता था। अपने अपने क्षेत्रों में थानेदार, नाजिम और तहसीलदारों को ये आज्ञा दी गई, आदा किया गया कि वो न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे अपने अपने एरियाज में। दे विल स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम इन देयर रेस्पेक्टेड एरियाज। ठीक है, याद रखिएगा सदर उस सदूर। और इसका सबसे सीनियर ऑफिसर कौन हुआ करता था? सबसे बड़ा अधिकारी सुबुक उल मुहम, सुबुक उल, ठीक है, मुहम। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद बात करें, पुलिस स्टेशंस were established at many places in the state and a large number of peoples were appointed in them। देखिए राज्य में कई जगहों पर थाने स्थापित किए गए और इनमें बड़ी संख्या में लोगों की नियुक्ति की गई। बड़ी संख्या में क्या की गई? लोगों की नियुक्ति की गई। इसके अलावा बात करें, शाहजहां बेगम क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड तंजीमत ए शाहजहानी। अंडर दिस डिपार्टमेंट laws were made to run the state smoothly. Also these laws were printed in the state printing press। देखिए शाहजहां बेगम ने तंजीमात ए शाहजहानी, तंजीमात ए शाहजहानी नामक एक नया विभाग बनाया था। ठीक है, ये सारे विभाग याद रखिएगा, किसने कौन सा विभाग बनवाया था, क्योंकि ये सारी चीजें आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। इन्होंने एक और विभाग बनवाया था सी करोही, सी करोही याद करिए। और दूसरा विभाग क्या बनवाया? तंजीमात ए शाहजहानी, तंजीमात ए शाहजहानी नामक विभाग बनाया गया। इस विभाग के अंतर्गत राज्य को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कानूनों का निर्माण किया जाता है। मतलब तंजीमात ए शाहजहानी एक तरीके से आज का संसद है जहां पर कानून बनते हैं ताकि राज्य में आराम से चल सके स्टेट स्मूथली। ठीक है, तो कानून का निर्माण किया गया। साथ ही इन कानून को राज्य के छापे खानों में छपाया जाता था, स्टेट प्रिंटिंग प्रेस में भी इन कानूनों को छपाया जाता था। जैसे आज की डेट में हमारा जो लॉ जो है, जो भी कोई
बिल आता है तो आपने देखा होगा कि वो गैजेट में छपाया जाता है। गैजेट क्या है? अपने राज्य का, देश का प्रिंटिंग प्रेस एक तरीके से कहा जाए। गैजेट में नोटिफाई किया जाता है ना, वैसे ही था। ठीक है, तो ये थे इनके न्यायिक एवं कानून व्यवस्था। अब इनके कार्य देख लेते हैं कुछ। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इनका कैसा था? सिकंदर जहां बेगम रिटर्न द ज्वेलरी ऑफ द ट्रेजरारी तोशखाना whose price has not been paid. शाहजहां बेगम returned them as soon she became the नवाब। देखिए, सिकंदर जहां बेगमों ने खजाना को तोशखाना के जवाहरात जिनकी कीमत अदा नहीं की गई थी उनको वापस कर दिया। मतलब इन्होंने बहुत सारे ऐसे गहने जो थे, खजाने जो थे, जो खतोश खाना से निकाला गया था, उन सारे जेवरातों को क्या कर दिया गया? वापस कर दिया गया। इसके अलावा बात करें, श्री कंट्रोल द ट्रेजरी एंड द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द स्टेट बाय पेइंग देयर ड्यूज ऑन हर पर्सनल प्रॉपर्टी। निजी जायदाद का पर बकाया भुगतान करने के रियासत के खजानों और वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण किया। इन्होंने ट्रेजरी और फाइनेंशियल कंडीशन को कंट्रोल किया। कैसे? अपनी जो निजी संपत्ति थी, पर्सनल प्रॉपर्टी थी, उनके भी ड्यूज पर बकाया भुगतान करके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, द रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ग्रेन। अब देखिए, शाहजहां बेगम ने भी अपने सिक्के ढलवाए थे। और देखिए, इन्होंने क्या बताया था कि जो भू राजस्व की दर है वो अन्न की किस्म के आधार पर निर्धारित होती है। मतलब जैसे अगर फसल अच्छी है, ठीक है, तो उस हिसाब से लैंड रेवेन्यू तय हुआ करता था। तो लैंड रेवेन्यू जो तय हुआ करता था वो उस हिसाब से हुआ करता था जिस हिसाब से जो अनाज उगा है उसकी क्वालिटी को देखते हैं। भाई, अच्छी क्वालिटी का अनाज महंगा मुकेगा तो वहां पर ज्यादा लैंड रेवेन्यू मिलेगा। जो खराब क्वालिटी का था वहां पर बिक्री ही कम होगी, तो जाहिर सी बात है वहां पर लैंड रेवेन्यू भी क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। तो भू राजस्व की दरें इस चीज पर डिपेंड करती थी कि अन्न जो है वो किस किस्म के आधार पर, अन्न के किस्म के आधार पर। ठीक है, अगला बात करें, शाहजहां बेगम ऑल्सो मिंटेड हर ओन कॉइन्स एंड इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉइन कॉल्ड शाहजहानी। मैंने आपको बताया था, शाहजहां बेगम ने भी अपने सिक्के ढलवाए, वह एक नया ही सिक्का इन्होंने इजाद किया, शाहजहानी चलाया। इसके अलावा बात करें, शाहजहां बेगम डिसकंटिन्यूड द कॉपर कॉइन्स ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग हर टेन्योर एंड इशूड सिल्वर कॉइन्स। अब देखिए, शाहजहां बेगम ने अपने कार्यकाल में पहले से जारी तांबे के सिक्के उनको बंद करा दिया और किसके सिक्के चलाए? चांदी के सिक्के चलाए। इसके अलावा बात करें, विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर्स मुस्ताजीर्स, a system was created in which land was divided into 18 types and the rate of land revenue was divided on the basis of the type of grade। मैंने आपको बताया था, सरकारी भू राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारियों अर्थात मुस्ताजिरों के सहयोग से एक व्यवस्था बनाई गई जिसमें भूमि को 18 प्रकार में बांटा गया। लैंड वॉज डिवाइडेड इंटू 18 टाइप्स। और भू राजस्व की दर जो थी वो अन्न की जो किस्म हुआ करती थी, मतलब टाइप ऑफ ग्रेन, इसके आधार पर निर्धारित किया गया। इसके आधार पर निर्धारित किया गया। इसके अलावा बात करें तो शाहजहां बेगम established a cotton factory in Shahjahanabad. As a result, a large number of jobs were created and the treasury also increased। अब देखिए, शाहजहां बेगम ने शाहजहानाबाद में कपास का कारखाना लगवाया, कॉटन फैक्ट्री लगवाई, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए एवं कोष में भी क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, तो शाहजहां बेगम ने कॉटन की फैक्ट्री भी लगवाई थी। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इन्होंने एक कपास का कारखाना बनवाया था शाहजहानाबाद में, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला और कोष में भी क्या हुई? वृद्धि। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अगले जो इन्होंने कार्य हैं, ठीक है, वो बात अगर अपन करें तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन पर भी इन्होंने काफी सारे कार्य किए। अब हम देखते हैं कि इन्होंने परिवहन और संचार पे क्या क्या काम किए। तो इन्हीं के समय पर स्पेंड 5 lakhs फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ भोपाल इटारसी रेलवे लाइन 1884। देखिए, भोपाल इटारसी रेल लाइन 1884 की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने भोपाल उज्जैन रेलवे लाइन शुरू करी 1896 में। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने रेलवे लाइन भोपाल में डाली विद द हेल्प ऑफ हेनरी डेली ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां बेगम। देखिए, आप भोपाल में शाहजहां बेगम के ही टाइम पर हेनरी डेली की सहायता से भोपाल में रेलवे लाइन बिछाई गई। इसके अलावा बात करें
पोस्टल सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया 1882 में। 1882 में क्या किया इन्होंने, पोस्टल सिस्टम स्टार्ट किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंक्रीज द नंबर ऑफ पोस्टल एंड टेलीग्राफ ऑफिसेस एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट। इन्होंने क्या किया, भोपाल राज्य में जो वो सरकार द्वारा स्थापित डाक तार कारखानों की संख्या में भी वृद्धि की गई। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो डाक टिकट इशू किया गया, भोपाल का सबसे पहला पोस्टेज स्टाम्प डाक टिकट ये इशू किया गया। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने हॉर्सेस इंस्टेड ऑफ ऑक्सन इन आर्टिलरी, देखिए तोप खानों में बैलों के स्थान पर इन्होंने किसको शुरू कर दिया, घोड़ों, घोड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया था तोप खाने में। ठीक है, पहले मतलब ये किसका इस्तेमाल किया करते थे, बैलों का इस्तेमाल किया करते थे। अब इन्होंने किसका इस्तेमाल कर दिया था, घोड़ों का इस्तेमाल स्टार्ट किया। इसके अलावा पोस्टमैन पोस्टेड इन एवरी लोकेलिटी, ठीक है, इनको हर उसमें क्या हुआ, पोस्टमैन जो है वो हर लोकेलिटी में क्या हो गए, ये पोस्ट करने लगे। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने भी स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ कुछ कार्य किए। built Madrasa Duke of Edinburgh and Prince of Wales Hospital in 1878। देखिए इन्होंने 1878 ईस्वी में, ठीक है, 1878 में ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग और प्रिंस ऑफ वेल्स अस्पताल बनवाए थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें स्टार्टिंग लेडी लैंसडाउन मैटरनिटी हॉस्पिटल इन 1894। इन्होंने लेडी लैंसडाउन मैटरनिटी अस्पताल की भी शुरुआत इन्होंने करी। तो ड्यूक ऑफ ईडनबर्ग एंड प्रिंस ऑफ वेल्स हॉस्पिटल और लेडी लैंसडाउन मैटरनिटी हॉस्पिटल इन्होंने बनवाए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अन्य कार्य इनके जो थे, तो मैनी ब्रिजेस वेयर बिल्ट आउट ऑफ शाहजहानी ब्रिज इज फेमस एंड मैनी घाट्स वर बिल्ट आउट ऑफ विच शाहजहानी घाट इज फेमस। देखिए इन्होंने कई सारे जो हैं, ठीक है, कई पुल बनवाए थे, जिसमें शाहजहानी पुल जो था वो सबसे फेमस था, और कई सारे घाट भी बनवाए इन्होंने, जिसमें शाहजहानी घाट जो था वो सबसे फेमस था। इसके अलावा बात करें, बेगम शाहजहां डिड मैनी पब्लिक वर्क्स इन द स्टेट, ही बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ स्कूल्स एंड गार्डन्स। इन्होंने स्कूल और जो बड़ी संख्या में इन्होंने विद्यालय और बाग बनवाए थे। ठीक है, तो कई सारे कल्याणकारी कार्य इन्होंने किए थे। इसके अलावा बात करें, शाहजहां बेगम gave a modern look to the state of Bhopal and also created a history of reforms which did not happen during the period of the previous Nawabs of the state। देखिए शाहजहां बेगम ने भोपाल रियासत को आधुनिक रूप प्रदान किया, साथ ही सुधारों का वह इतिहास रचा जो रियासत के पूर्वोत्तर नवाबों के कार्यकाल में नहीं हुआ। जो भी पूर्वोत्तर के जितने भी नवाब रहे उनके कार्यकाल में ये चीजें नहीं हुई। क्लियर, इन्होंने भी कुछ स्थापत्य बनवाए थे, अपन आगे उसको देखेंगे क्या क्या स्थापत्य इन्होंने बनवाए थे। अब शाहजहां बेगम के बाद जो अगली बेगम बनती हैं वो बनती हैं सुल्तान जहान बेगम। जो अगली बेगम बनती हैं वो कौन बनती हैं, सुल्तान जहान बेगम, और इनको कै खुसरू जहां बेगम भी कहते थे। क्या बोलते थे, कै खुसरू जहान बेगम, या हम कहें सुल्तान जहान बेगम। ठीक है, ये शाहजहां बेगम की बेटी थी। किनकी बेटी थी, शाहजहां बेगम की। तो सुल्तान जहां बेगम की अगर हम बात करें तो शी इज द डॉटर ऑफ शाहजहां बेगम, मतलब ये शाहजहां बेगम की पुत्री थी। इसके अलावा बात करें तो सुल्तान जहां बेगम को नवाब घोषित किया गया था 4 जुलाई 1901 को। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है, सुल्तान जहां बेगम को भी डिक्लेयर किया गया नवाब ऑन 4 जुलाई 1901। अब इनके भी गवर्नेंस की अगर हम बात करें, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करती थी। इनकी बात करें तो डिवाइड द स्टेट्स इनटू 3 पार्ट्स, निजामत ए जुनूब, निजामत ए मशरिक और निजामत ए मगरिब। इन्होंने राज्य को 3 भागों में विभाजित किया, निजामत ए जुनूब, निजामत ए मशरिक और निजामत ए मगरिब। निजामत ए मशरिक और निजामत ए मगरिब। इसके अलावा अगर हम बात करें, शी इस्टेब्लिश द म्यूनिसिपैलिटी सिस्टम एंड स्टार्टेड म्यूनिसिपल इलेक्शन। इन्होंने नगर पालिका प्रणाली स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो नगर पालिका प्रणाली किसने स्टार्ट करी, सुल्तान जहां बेगम ने, और इसके अलावा नगर पालिका चुनाव की भी शुरुआत इन्होंने करी थी, म्यूनिसिपल इलेक्शंस। इसके अलावा अगर हम बात करें, ईच निजामत इज मेड अप ऑफ 9 तहसील एंड ईच निजामत was under the supervision of Najim
हु वाज द रेवेन्यू ऑफिसर देयर। देखिए, इनके समय में प्रत्येक निजामत जो थी उनमें 9 तहसीलें हुआ करती थी। मतलब ये जो 3 निजामतें बनाई गई थी उसमें हर निजामत में कितनी तहसील हुआ करती थी? 9 तहसील हुआ करती थी। और हर निजामत का एक हेड हुआ करता था जिसको क्या बोलते थे? नजीम बोलते थे। ठीक है। और ये वहां का कौन हुआ करता था? राजस्व अधिकारी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? राजस्व अधिकारी। इसके अलावा बात करें, द तहसीलदार यूज टू असिस्ट द नजीम। अपार्ट फ्रॉम दीज, कानूनगोज, रेवेन्यू ऑफिसर्स, पटवारी, थानेदार ऑफ पुलिस वर द मेन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। देखिए, तहसीलदार जो है वो नाजीब का सहयोग किया करते थे। इसके अंतर्गत कानूनगो, पटवारी, थानेदार, पुलिस का थानेदार जो हुआ करता था, ये सब रियासत के प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे, मेन ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। इसके अलावा बात करें तो नवाब सुल्तान जहां बेगम हैड 3 काउंसिल्स। मतलब इनकी जो 3 काउंसिल हुआ करती थी, इजलिस ए कामिल, देवरी ए खास, वकील रियासत। देखिए, इनकी 3 बेगमों की 3 परिषद हुआ करती थी, इजलिस कामिल, देवरी ए खास, वकील रियासत। इसके बाद बात करें, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर वाज अ दफ्तर नजीर which kept account of the work of every department of the state। देखिए, इन इन तीनों परिषदों के अलावा एक और भी अतिरिक्त परिषद हुआ करती थी जिसका नाम था दफ्तर नजीर हुआ करती थी, जो रियासत के प्रत्येक विभागों के कार्यों का लेखा जोखा रखता था। मतलब दे यूज टू kept the account of the work of every department of the state। क्लियर? इसके अलावा बात करें तो सेपरेट ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर द ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। इन्होंने क्या किया था? रियासत का जो खजाना हुआ करता था, ट्रेजरी, ठीक है, इसके लिए अलग से कार्यालय और अधिकारी नियुक्त किए। ठीक है, मतलब जो ट्रेजरी संभालेंगे राज्य की, उनके लिए एक अलग से ऑफिसर्स, ठीक है, और ऑफिस, कार्यालय हुआ करता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नवाब सुल्तान जहां बेगम established an office in 1910 in which the accounts of all the lands were kept। इन्होंने, नवाब सुल्तान जहां बेगम ने 1910 में एक कार्यालय स्थापित किया जिसमें समस्त भूमि का लेखा जोखा रहता था। मतलब पूरी जो लैंड हुआ करती थी उसके पूरे अकाउंट्स एक ऑफिस में हुआ करते थे, जिसको कब बनवाया गया था? 1910 में, नवाब सुल्तान जहां बेगम। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनके कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स भी थे। इनके मिलिट्री रिफॉर्म्स क्या क्या थे? द आर्मी डिपार्टमेंट हैड अ जनरल, अ मिलिट्री सेक्रेटरी, 2 नायब बख्शीस एंड 5 अदर ऑफिसर्स। देखिए, इनके लिए एक सेना विभाग हुआ करता था जिसमें एक जनरल, एक सैन्य सेक्रेटरी, 2 नायब बख्शी और 5 अन्य अधिकारी होते थे। इसके अलावा बात करें, द मिलिट्री यूनिफॉर्म ऑफ भोपाल वाज कॉल्ड सुखवर्दी। जो भोपाल की सैन्य वर्दी हुआ करती थी, इसका नाम था सुखवर्दी कहलाती। ठीक है, क्या कहलाती थी? सुखवर्दी। द मिलिट्री यूनिफॉर्म ऑफ भोपाल वाज कॉल्ड सुखवर्दी। इसके अलावा बात करें, द मिलिट्री चीफ ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल वाज ओबेदुल्ला खान, नवाब सुल्तान जहां बेगम सेकंड सन। अब देखिए, भोपाल रियासत के सैन्य प्रमुख ओबेदुल्ला खान थे। कौन थे? ओबेदुल्ला खान। नवाब सुल्तान जहां बेगम के दूसरे पुत्र थे ये ओबेदुल्ला खान। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कानूनों से रिलेटेड भी इन्होंने कुछ किया है। द बेगम स्टार्टेड कीपिंग फिंगरप्रिंट्स ऑफ द केमिकल क्रिमिनल्स। अब आप सोचिए, बेगम ने अपराधियों की उंगलियों के निशान को रखना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, आज भी देखिए फिंगरप्रिंट्स होते हैं क्रिमिनल्स के। इसके अलावा बात करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी इन्होंने काम किया। ड्यूरिंग द बेगम्स पीरियड, वर्क लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ कॉटन क्लोथ्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ज्वेलरीज एक्सेट्रा वाज डन। देखिए, बेगम के काल में सूती कपड़ों का निर्माण, इसके अलावा बात करें छपाई, आभूषण का निर्माण आदि कार्य होते थे। इन्होंने एक शक्कर का कारखाना भी लगाया था। कहाँ पर? इछावर तहसील में। ये आपको याद रखना है। इन्होंने एक शुगर फैक्ट्री बनाई थी। कहाँ पर थी ये? इछावर तहसील में। इसके अलावा इन्होंने और भी कई सारे क्रांति कारखाने स्थापित किए थे। एक आटे की चक्की भी इन्होंने बनाई थी भोपाल में। ये आपको याद रखना है। इन्होंने अ फ्लोर मिल वो स्टैब्लिश्ड इन भोपाल। तो भोपाल में एक आटे की चक्की भी बनाने का काम किसने किया था? सुल्तान जहां बेगम ने। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो इनका एजुकेशन में भी रोल था। हेल्थ रिलेटेड अगर हम बात करें, स्वास्थ्य संबंधी की बात करें तो शी टुक स्टेप्स टू इम्प्रूव
पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन एंड वाटर सप्लाई इन द फोर्टिफाइड सिटी। किलेबंद शहरों में उन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल की आपूर्ति में सुधार हेतु कदम उठाए थे। ठीक है। इसके अलावा बात करें, इम्प्लीमेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीनेशन कैंपेन फॉर द रेसिडेंट्स ऑफ द सिटी। इन्होंने क्या किया था, निवासियों के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान चलाया। ठीक है, टीकाकरण अभियान आज भी देखिए चलता है, उस टाइम भी चला करता था। तो ये किसने शुरू करवाया था, सुल्तान जहां बेगम। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्होंने कुछ सिंबल ऑफ फेमिनिज्म, अगर हम बात करें, फेमिनिज्म के मतलब ये है नारीवाद प्रतीक। मतलब नारीवाद प्रतीक भी कुछ सिंबल्स हुआ करते थे, मतलब इनके कुछ ऐसे कार्य थे, ठीक है, जिससे इनकी नारीवाद सोच की सोच आगे बढ़ती थी। देखिए बेगमों के टाइम पर ना एक चीज थी कि महिलाओं को बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा था। चूंकि वो खुद महिला थी इसलिए महिलाओं के ऊपर जो थे उनका विशेष ध्यान रहता था। और मैंने आपको बताया था, चाहे सिकंदर जहां बेगम हो, चाहे कुदसिया बेगम हो, चाहे शाहजहां बेगम हो, सभी ने महिलाओं के लिए काफी सारे कार्य किए। तो इनका भी जो नारीवादी प्रतीक था वो क्या था। She also visited Makkah in 1904 and went on to a tour of Europe in 1911। 1904 में मक्का की भी यात्रा इन्होंने की, 1911 में ये यूरोप की यात्रा पर गई। इसके अलावा बात करें, इन 1913 शी बिल्ट अ मीटिंग हॉल फॉर वुमेन इन लाहौर। वर्ष 1913 में उन्होंने लाहौर में महिलाओं के लिए एक मीटिंग हॉल का निर्माण कराया। इसके अलावा बात करें तो प्रेसाइडेड ओवर ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स कॉन्फ्रेंस इन 1914। इन्होंने अध्यक्षता करी थी अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन की। इसके अलावा बात करें, इन 1918 शी फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। 1918 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला संगठन की भी स्थापना इन्होंने करी। इसके अलावा बात करें, टू एनकरेज वुमेन एंड प्रमोट हैंडीक्राफ्ट्स शी ऑर्गेनाइज्ड एन एग्जीबिशन कॉल्ड नुमैश मसूने ए हिंद इन भोपाल। देखिए महिलाओं को प्रोत्साहन करने और हस्तशिल्प को बढ़ावा देने, हस्तशिल्प मतलब हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प मतलब क्या होता है, हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट या हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भोपाल में नुमाइश मसनुआत ए हिंद, नुमाइश मसनुआत ए हिंद की शुरुआत करी थी। इन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शनी। ठीक है। तो इन्होंने प्रदर्शनी आयोजित करवाई थी, किस नाम से, नुमाइश मसनुआत ए हिंद, नुमाइश मसनुआत ए हिंद। क्लियर हुआ। ठीक। तो ये था इनका सिंबल ऑफ फेमिनिज्म। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने कुछ एजुकेशन से रिलेटेड काम भी किए थे। सबसे पहले बात करें, शी वॉज द चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फ्रॉम 1920 टिल हर डेथ, सपोर्टेड मेडिकल कॉलेजेस वेरियस इंस्टीट्यूशन। देखिए ये क्या थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की चांसलर थी 1920 से लेकर के जब तक इनकी मृत्यु नहीं हुई, तब तक ये किसकी चांसलर थी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। इसके अलावा इन्होंने कई सारे मेडिकल कॉलेज और विभिन्न संस्थानों में भी क्या किया था, सहयोग किया था, मतलब पैसों से और इन सब चीजों से। ठीक। तो आगे बात करें हम, शी प्रोवाइडेड फंड्स एंड फाइनेंसेस टू मदरसा इन देवबंद उत्तर प्रदेश, नादवंतुला उलम इन लखनऊ, एंड इवन मदरसा सुल्तानिया इन मक्का सऊदी अरेबिया। इंस्टीट्यूशंस लाइक लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज इन दिल्ली and some famous colleges of Bombay and Calcutta received generous grants from her। देखिए इन्होंने क्या किया, देवबंद में जो उत्तर प्रदेश में एक मदरसा, लखनऊ में नदवतुल उलूम, और यहाँ तक कि मक्का में सऊदी अरब में मदरसा सुल्तानिया को भी फाइनेंस इन्होंने किया था। देखिए फाइनेंस प्रोवाइड करती थी, प्रोवाइड फंड। इसके अलावा लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज दिल्ली जैसी संस्थान और बॉम्बे और कलकत्ता के भी कुछ प्रसिद्ध कॉलेजों में से उनसे प्रचुर अनुदान प्राप्त किया, मतलब ग्रांट्स इन्होंने दिए थे। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो फिलेंथ्रोपिक वर्क मतलब परोपकारी कार्य क्या किया था इन्होंने, शी इस्टेब्लिश द सुल्तान जहां एंडोनमेंट ट्रस्ट विद अ फंड ऑफ 3 लाख टू हेल्प नीडी स्टूडेंट्स। देखिए इन्होंने परोपकारी कार्य किया था, जरूरतमंद छात्रों की मदद करने के लिए 3 लाख रुपए की निधि के साथ सुल्तान जहां एंडोमेंट ट्रस्ट की स्थापना की थी। सुल्तान जहां एंडोमेंट ट्रस्ट की स्थापना करी थी, कब, ठीक है, जरूरतमंद छात्रों की मदद करने के लिए 3 लाख रुपए। ठीक है। अब ये सारे कार्य इनके थे। ठीक है। अब इनके समय में एक और चीज भी बनी थी, वो थी सेंट्रल लाइब्रेरी। हम इनको पढ़ेंगे सेंट्रल लाइब्रेरी के बारे में। सेंट्रल लाइब्रेरी 1908 में बनाई गई।
ठीक है, किंग एडवर्ड म्यूजियम। ठीक है, तो इसका निर्माण वर्ष 1908 में किंग एडवर्ड म्यूजियम स्थापित करने के लिए करवाया था, किंग एडवर्ड म्यूजियम बनाने के लिए करवाया गया। इसके अलावा बात करें, हिज ऑब्जेक्टिव was to display the gifts and offering received by the rulers of the state on various occasions। उनका उद्देश्य था कि राज्य के शासकों को विभिन्न अवसरों पर मिले नजरानों एवं उपहारों को प्रदर्शित किया जा सके, इसके लिए सेंट्रल लाइब्रेरी बनाई गई। इसके अलावा बात करें, बेगम सुल्तान जहां प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ द एशियन बुद्धा स्तूप ऑफ सांची। देखिए, आप जानते हैं सांची में बौद्ध स्तूप है, ठीक है, जो अशोक ने बनवाया था। ठीक है, तो उसके लिए भी सांची में जो प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, उसके संरक्षण और संवर्धन, प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के लिए सुल्तान जहां बेगम ने भी महत्वपूर्ण, अगर हम बात करें, वित्तीय सहायता प्रदान करी। क्या प्रदान करा था? फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसके अलावा बात करें, जॉन मार्शल, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, acknowledged her donation by dedicating his important volume A Guide to Sanchi to बेगम सुल्तान जहां। देखिए, जो डायरेक्टर जनरल थे उस टाइम पर एएसआई के, जॉन मार्शल साहब, इन्होंने इनको जो डोनेशन दिया था बेगम सुल्तान जहां ने बुद्धिस्ट स्तूप के लिए सांची में, तो इसके लिए इनको एक तरीके से कहा जाए अपनी एक किताब अ गाइड टू सांची में इनको समर्पित करके इनको दान को स्वीकार किया। ठीक है, इनको मतलब डोनेशन को स्वीकार किया गया था एक, और इन्होंने ये बात अपने एक इंपॉर्टेंट वॉल्यूम में कही, अ गाइड टू सांची। क्लियर हुआ यहाँ पे? ठीक। इसके अलावा बात करें, दिस म्यूजियम वाज लेटर नेम्ड एज सांची म्यूजियम। इसी म्यूजियम को बाद में किस नाम से जाना गया? सांची म्यूजियम के नाम से। ठीक, तो ये थी सुल्तान जहां बेगम। ठीक है, 1901 से लेकर के 1926 तक का इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने क्या क्या किया, मैंने सारी चीजें आपको बताई। इनके निर्माण कार्य भी मैं आखिरी में बताऊंगा। ठीक है, अब भोपाल के आखिरी नवाब आते हैं, जिन्होंने आज़ादी के समय भोपाल के नवाब हुआ करते थे। आप सब इनका नाम जानते हैं, नवाब हमीदुल्ला खान। नवाब हमीदुल्ला खान 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस टाइम पर भोपाल रियासत के नवाब हुआ करते थे। शुरुआत में ये भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में मजबूरी में इनको भारतीय संघ में शामिल होना पड़ा था। क्लियर है? ठीक, ये भी भोपाल, हैदराबाद और जूनागढ़ की तरह आज़ादी के बाद ये भी भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन बाद में इनको होना पड़ा। ठीक है, ये सुल्तान जहां बेगम के पुत्र थे और आज़ादी के समय भोपाल के नवाब यही हुआ करते थे, नवाब हमीदुल्ला खान। तो नवाब हमीदुल्ला खान की अगर हम बात करें, तो सन ऑफ सुल्तान जहां बेगम वॉज द नवाब ऑफ भोपाल एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आज़ादी के समय भोपाल के नवाब हुआ करते थे। सुल्तान जहां गेव हिम द टाइटल ऑफ इफ्तिखार उल मुल्क, प्राइड ऑफ द नेशन। देखिए, सुल्तान जहां जो इनकी माता जी थी, इन्होंने इनको इफ्तिखार उल मुल्क, इफ्तिखार उल मुल्क का, देश का गौरव की उपाधि दी थी। किसको? नवाब हमीदुल्ला खान को। अब हमीदुल्ला खान के समय में जो इंपॉर्टेंट वर्क हुआ करते थे वो हम देख लेते हैं। एन इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग द reign of Hamidullah Khan was the establishment of the archaeological department under which the historical buildings of Bhopal states were preserved। देखिए, इनके समय पर जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, इनके समय पर पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, जिसके तहत भोपाल रियासत की ऐतिहासिक इमारतें, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, ठीक है, इनको क्या किया गया था? संरक्षित किया गया, प्रिजर्व किया गया था। तो इनके समय में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बना। इसके अलावा बात करें, हाउएवर ड्यूरिंग द रीन ऑफ नवाब सुल्तान जहां बेगम, द फोर्ट एंड पैलेसेस ऑफ इस्लाम नगर वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड बिल्डिंग्स। हालांकि इनकी जब माता जी जो थी, ठीक है, सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, उन्हीं के समय पर इस्लाम नगर के किले और महल को संरक्षित इमारत घोषित कर दी गई थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो बाद में बना। इसके अलावा बात करें, अंडर द भोपाल एंटीक्विटीज एक्ट 1919, सांची वॉज द फर्स्ट डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, भोजपुर वॉज ऑल्सो प्रिजर्व। देखिए, ठीक है, भोपाल पुरातन इमारत अधिनियम, भोपाल एंटीक्विटीज एक्ट 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम सांची को संरक्षित घोषित किया गया। सांची वॉज फर्स्टली डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस,
भोजपुर, इसके अतिरिक्त भोजपुर को भी क्या कर दिया गया, संरक्षित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी इनके टाइम पे हुए थे, नवाब हमीदुल्लाह खान के टाइम पे। क्या क्या हुआ था? अपार्ट फ्रॉम दिस, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड कॉटेज इंडस्ट्री was an important work of his region. For this, a shop was established in Royal Market in 1941. देखिए, इनके लघु उद्योग और कुटीर उद्योग, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री के विकास में अपने शासनकाल में इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए थे। मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 1941 में एक दुकान रॉयल मार्केट की स्थापना करी थी। इसकी स्थापना करी रॉयल मार्केट की, जहां पर इनसे बनी हुई चीजें क्या होंगी, बिकेंगी। रॉयल मार्केट आज भी है भोपाल में, रॉयल मार्केट। ठीक है, तो इन्होंने ये स्टैब्लिश करवाया था। इसके अलावा बात करें, along with this an exhibition of the art works prevalent in Bhopal was organized which gave recognition to the arts here। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो साथ ही भोपाल में प्रचलित कलाकृतियों, मतलब जो प्रचलित जो आर्ट हुआ करते थे, कलाकृतियां, उनकी प्रदर्शनी भी लगवाई जाती थी। उनकी क्या लगवाई जाती थी? एग्जीबिशन, प्रदर्शनी लगवाई जाती थी, जिससे यहाँ की कलाओं को पहचान मिले। ठीक है, मतलब यहाँ की जो कला हुआ करती थी, ठीक है, उनको पहचान मिले, इसीलिए क्या किया करते थे? प्रदर्शनी किया करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, इन 1941 सिमिलर एग्जीबिशंस वेर ऑर्गेनाइज्ड इन मीना बाजार एंड अली मंजिल। ठीक है, तो इसी तरीके के 1941 में मीना बाजार और अली मंजिल में इसी प्रकार की प्रदर्शनी आयोजित की गई। ठीक है, इसके बाद अगर हम इनके पॉलिटिकल वर्क देखें तो हमीदुल्लाह खान वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। ठीक है, अंग्रेजों ने एक चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनवाया था, उसके अध्यक्ष भी थे कौन? हमीदुल्लाह खान। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने जो गोल सम्मत सम्मेलन हुआ था लंदन में, याद करिए, 3 गोल सम्मेलन हुए थे, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उनमें भी पार्टिसिपेट किसने किया था? हमीदुल्लाह खान ने। क्लियर, ये चीजें याद रखनी। अब देखिए, इन्हीं के टाइम पर स्वतंत्रता मिली 1947 में। उस टाइम पर भोपाल रियासत के नवाब कौन थे? हमीदुल्लाह खान। तो अब हमें यह देखना है कि इनके समय पर स्वतंत्रता का संघर्ष किस तरीके से हुआ। इसके अलावा भारतीय संघ में विलय कैसे हुआ भोपाल का। आप जानते हैं कि भारतीय संघ में विलय का बहुत मुश्किल हुई थी भोपाल को अपने साथ मिलाने में। ठीक है, क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह खान भारत से मिलना नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इनके समय में किस तरीके से भारत में विलय हुआ ये हम देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरी हम पढ़ेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल एंड मर्जर इन द इंडियन यूनियन। इसमें बात करें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 had certain provisions regarding the election methods for the federal legislatures due to which communal feelings emerged in Bhopal। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में संघीय विधान मंडलों के लिए निर्वाचन पद्धतियों के संबंध में कतिपय उपबंध थे, जिनके कारण भोपाल में सांप्रदायिक भावना उभरी। देखिए, कुछ ऐसे प्रोविजंस थे इलेक्शन मेथड में फेडरल लेजिस्लेचर के लेकर के, जिससे कम्युनल फीलिंग एमर्ज हुई भोपाल। द हिंदू महासभा ऑफ भोपाल announced to hold a conference of Hindus in May 1937. The workers of the sabha started the civil disobedience movement। अब देखिए, भोपाल की जो हिंदू महासभा थी ने मई 1937 में हिंदुओं का एक सम्मेलन करने की घोषणा करी। सभा के कार्यकर्ताओं द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट प्रारंभ कर दिया गया। सभा के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या कर दिया था? स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा बात करें, 6 peoples were arrested. Out of the 6, a prisoner named भगवन दास राठी died due to ill treatment in jail। देखिए, इसमें क्या हुआ, जब इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया हिंदू महासभा के वर्कर्स ने, ठीक है, तो यहाँ पर 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, इनमें से एक थे भगवन दास राठी, ये नाम याद रखिएगा, भगवन दास राठी। 6 में से एक थे, बंदी थे, जिन्होंने जेल में दुर्व्यवहार के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई। जेल में दुर्व्यवहार के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या हुआ, द स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस पास द रेजोल्यूशन इन अगस्त 1977 कंटेम्निंग द कर्बिंग ऑफ पीपल्स सिविल लिबर्टी। अब देखिए, स्टेट्स ऑफ इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने अगस्त 1937 में लोगों की नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने की निंदा करते हुए एक संकल्प पारित किया। ठीक है, मतलब एक इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया
कि जो लोगों के साथ हो रहा है सिविल लिबर्टीज के साथ, ये गलत हो रहा है। इसके अलावा बात करें, ड्यू टू पब्लिक आउटरेट राज्य प्रजामंडल वॉज बॉर्न इन द स्टेट इन 1938। मौलाना अबुल सईद बजमी called a meeting and Shakir Ali Khan of Bhopal was elected as its founding president and Chatur Narayan Malviya as its secretary। देखिए, जन आक्रोश के कारण, ठीक है, देखिए जन आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, क्योंकि क्या है, लोगों को अपनी बात कहने नहीं दी जा रही थी, तो जन आक्रोश क्या हुआ, बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो क्या हुआ, उसके कारण रियासत में सन 1938 में राज्य प्रजामंडल का जन्म हुआ। किसका मंडल का जन्म हुआ? राज्य प्रजामंडल का। और मौलाना अबू सईद बजमी ने एक बैठक आमंत्रित की और भोपाल के शाकिर अली खान कौन थे? भोपाल के थे। इनको संस्थापक अध्यक्ष नियुक्त किया गया, फाउंडर प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया, और एक सेक्रेटरी भी इसमें अपॉइंट किया गया, ठीक है, एक सचिव भी बनाए गए जिनका नाम था चतुर नारायण मालवीय। ठीक है, तो आपको याद रखना है, शाकिर अली खान और चतुर नारायण मालवीय राज्य प्रजामंडल के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हुआ करते थे। ठीक है, और इस मंडल का उद्देश्य क्या हुआ था? रियासत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना, मतलब आंसरेबल हूं भैया, लोगों का ऐसा नहीं है कि आप दमन कर रहे हैं, आंसरेबल टू द पीपल। The objective of the mandal was to establish responsible governance in the state. Responsible governance provide। इसके अलावा बात करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया राज्य प्रजामंडल स्टार्टेड द मर्जर मूवमेंट। अच्छा देखिए, जब भारत को आजादी मिल गई, ठीक है, इसके बाद क्या कर दिया, राज्य प्रतिमंडल ने विलय आंदोलन चालू किया, क्योंकि ये विलय नहीं करना चाह रहे थे नवाब हमीदुल्लाह खान, तो हमीदुल्लाह खान पे दबाव डालने के लिए राज्य प्रजामंडल ने मर्जर मूवमेंट स्टार्ट किया। एंड द मर्जर मूवमेंट वाज स्टार्टेड फ्रॉम बरेली विलेज ऑफ रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है बरेली, वहां से चालू किया गया। ठीक है, और इसमें जब जब ये मर्जर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, विलयन आंदोलन, तो इसका विरोध किया हमीदुल्लाह खान ने, और हमीदुल्लाह खान ने अपनी फोर्सेस को भेजा, इनको इनको उठाओ। ठीक है, तो जो सबसे पहले गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम याद रखिएगा, नाम था रतन लाल नाहर। राज्य प्रजामंडल के सबसे पहले व्यक्ति जो गिरफ्तार हुए थे, इनका नाम था रतन लाल नाहर। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रतन लाल नाहर। द फर्स्ट पर्सन टू बी अरेस्टेड वाज रतन लाल नाहर। ठीक है, मर्जर मूवमेंट स्टार्ट हो गया था बरेली गांव से, रायसेन डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है, इसके बाद बात करें, अब फिर बाद में भोपाल स्टेट जो हो गया वो इंटीग्रेट हो गया, मतलब पार्ट सी में, ऑन 30 अप्रैल 1949 में। देखिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया हामिदुल्लाह खान ने, और भारतीय संघ में शामिल हो गया भोपाल राज्य, और इसको बाद में पार्ट सी में डाल दिया गया 30 अप्रैल 1949 को। इसके बाद बात करें, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन 1947 द डिसीजन ऑफ भोपाल स्टेट वाज टेकन एंड अ कैबिनेट वाज फॉर्म्ड इन विच राजा अवध नारायण बिसारिया वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर। देखिए, 1947 में आज़ादी के बाद भोपाल राज्य ने डिसाइड करा, ठीक है, और एक कैबिनेट फॉर्म करी, किसके अंडर में? राजा अवध नारायण बिसारिया को प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया गया, अब इसमें कुछ रेबल लीडर्स भी थे, मैंने आपको बताया था, राज्य प्रजामंडल के कुछ विद्रोही नेता भी थे। इसमें एक नेता थे शंकर दयाल शर्मा, इनका नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भी रहे हैं हमारे देश के, शंकर दयाल शर्मा। ठीक, तो ये रेबल लीडर्स हुआ करते थे जिनको जेल भेजा गया था। इसमें कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। इसके अलावा बात करें, ही मर्ज भोपाल स्टेट इन द इंडियन यूनियन ऑन 1 जून 1949। इन्होंने क्या किया, 1 जून 1949 को भारतीय संघ में शामिल हो गए, और इनको पार्ट सी में डाल दिया गया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट के बाद। क्या डाला गया? पार्ट सी में डाला गया। इसके अलावा बात करें, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। देखिए, आप जानते हैं 1956 में भाषा के आधार पर फिर से राज्य का पुनर्गठन हुआ, और मध्य प्रदेश की राजधानी किसको बनाया गया? भोपाल को बनाया गया। पहले नहीं बना रहे थे, लेकिन बाद में भोपाल को बनाया गया। ठीक है, इसके अलावा बात करें, अब भोपाल डिस्ट्रिक्ट को बाद में, देखिए भोपाल पहले डिस्ट्रिक्ट नहीं था, पहले सिर्फ तहसील थी। जब 1956 में मध्य प्रदेश बना और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल बनी, उस टाइम पर भोपाल जिला नहीं था, तहसील थी। भोपाल को जिला बनाया गया 1972 में। 13 सितंबर 1972 को मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए, पहले ये भोपाल जो था, ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था,
मतलब ये सीहोर जिले में आता था तहसील, लेकिन बाद में इसको सेपरेट किया गया, ठीक है, और इसे क्या कर दिया गया 1972 में जिला घोषित कर दिया गया। ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो सक्सेसर्स की बात करें तो नवाब हमीदुल्ला खान जो थे इनकी 3 बेटियां थी, अबीदा सुल्तान, साजिदा सुल्तान और राबिया सुल्तान, 3 बेटियां थी इनकी। नवाब हमीदुल्ला खान ने अपनी बड़ी बेटी आदिया सुल्तान को सक्सेसर बनाया था, लेकिन अबीदा सुल्तान जो थी वो पाकिस्तान चली गई थी, ठीक है, तो जिसके कारण फिर इनकी जो सबसे छोटी बेटी थी, ठीक है, सजिदा सुल्तान, वो रानी बनी, ठीक है, और इन्हीं की ये जो सजिदा सुल्तान थी बेटी, ठीक है, सजिदा सुल्तान जो थी इन्हीं की बेटी थी, और इनकी शादी हुई थी नवाब इफ्तार अली खान पटौदी से। पटौदी के नवाब थे इफ्तार अली खान पटौदी, ठीक है, इफ्तार अली खान पटौदी, साजिदा सुल्तान जो कि नवाब हमीदुल्ला खान की छोटी बेटी थी, वो रानी बनी, और नवाब ये पटौदी के नवाब इफ्तार अली खान पटौदी से इनकी शादी हो गई, ठीक है, और इन्हीं का बेटा हुआ करता था जिनका नाम था नवाब पटौदी, आपने सुना होगा नवाब पटौदी का नाम, ठीक है, तो वो इन्हीं दोनों के बेटे थे, और उन्हीं नवाब पटौदी के बेटे हुआ कर रहे हैं जिनका आज भी जो फिल्म स्टार है सैफ अली खान, ठीक है, तो सैफ अली खान का रिश्ता है भोपाल रियासत से, ठीक है, जो आज फिल्म एक्टर हैं सैफ अली खान, ठीक है, तो ये चीजें थी, क्लियर। तो इस तरीके से जो जितने भी नवाब थे खत्म हुए, नवाब हमीदुल्ला खान आखिरी नवाब हुआ करते थे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ स्थापत्य दिखाऊंगा इनके, कौन कौन से इनके स्थापत्य आर्किटेक्चर हुआ करते थे, तो मैंने आपको बोला था। तो अब हम देखते हैं भोपाल के आर्किटेक्चर, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है। तो भोपाल के आर्किटेक्चर की बात करें तो दोस्त मोहम्मद खान ने 2 चीजें बनवाई थी, एक तो 2.5 सीढ़ी की मस्जिद बनवाई थी इन्होंने, और काजीपुरा की मस्जिद बनवाई थी। 2 चीजें दोस्त मोहम्मद खान ने बनवाई थी, 2.5 सीढ़ी की मस्जिद और काजीपुरा की मस्जिद। इसके अलावा बात करें तो नवाब यार मोहम्मद खान, इनके समय में बनी थी लाल इमली की मस्जिद। कौन सी मस्जिद बनी थी? लाल इमली की मस्जिद। इसके अलावा बात करें तो कुदसिया बेगम जो पहली बेगम थी, इन्होंने क्या क्या बनवाया था? जामा मस्जिद भोपाल की, भोपाल की जो जामा मस्जिद है वो कुदसिया बेगम ने बनवाया। इसके अलावा इन्होंने गौहर महल बनवाया था और शौकत महल बनवाया था भोपाल। क्या क्या बनवाया? गौहर महल और शौकत महल। इसके अलावा बात करें तो सिकंदर जहान बेगम, इन्होंने क्या क्या बनवाया? मोती महल और मोती मस्जिद, ठीक है, भोपाल में जो मोती महल है और मोती मस्जिद है ये सिकंदर जहान बेगम ने बनवाई। इसके अलावा बात करें शाहजहां बेगम ने, तो शाहजहां बेगम ने देखिए कई चीजें बनवाई। एक तो ताजुल मस्जिद बनवाई, ताजुल मस्जिद जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। ताजमहल बनवाया, भोपाल में भी एक ताजमहल है, देखिए आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं है, अपने भोपाल में भी एक ताजमहल है। लाल कोठी इन्होंने बनवाई, नूर मस्जिद इन्होंने बनवाई, बेनजीर मंजिल, नूर महल, निशांत मंजिल, नवाब मंजिल, कायजर सुल्तानी पैलेस जिसको आप सैफिया कॉलेज जानते हैं, ये भी इसने बनवाया था शाहजहां बेगम ने। इसके अलावा बात करें तो इन्होंने टोम्ब बनवाए थे नवाब जहांगीर मोहम्मद खान और सिकंदर बेगम का, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो सुल्तान जहान बेगम, इन्होंने क्या क्या बनवाया? मैंने बताया था सेंट्रल लाइब्रेरी बनवाई, किंग एडवर्ड म्यूजियम। इसके अलावा कैसरे सुल्तानिया बनवाया इन्होंने, सुल्तानी बनवाया, अहमदाबाद पैलेस बनवाया, और नूरे सभा आज की डेट में जो होटल है भोपाल में, नूरे सभा हेरिटेज होटल है, वो भी पैलेस किसने बनवाया था? सुल्तान जहान बेगम ने, ठीक है। तो ये इनके निर्माण कार्य थे, ठीक है। तो इस तरीके से भोपाल रियासत कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको भोपाल रियासत में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आप एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। जो भी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो इससे भी अपना रेफरेंस ले सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी, ठीक है। हम अब अगले उसमें नया जो है शुरू करेंगे, सिलेबस के टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अगला जो हमारा जो डायनेस्टी है जो चालू होगी वो होगी बुंदेली, ठीक है। यूनिट 5 में ही दिया हुआ है, होलकर, सिंधिया और भोपाल हो चुके हैं, अब अपन शुरू करेंगे बुंदेली, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।